प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है तकनीक की भूमिका, यानी कि टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका रही। उस समय जो वर्ल्ड ट्रेड हो रहा था, उस समय टेक्नोलॉजी ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसको आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इस घटनाक्रम में तकनीक की क्या भूमिका रही। रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहे। इनके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना नहीं की जा सकती थी। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम भी होती हैं। उदाहरण के लिए औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए। तेज चलने वाली रेलगाड़ियाँ बनी, बोगियों का भार कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ाया गया, जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाज़ारों में कम लागत पर और ज़्यादा आसानी से पहुंचाया जा सके। तो बच्चे, जब कॉलोनियल पीरियड था, जब औपनिवेशीकरण का दौर था, तो यूरोपीय कंट्रीज़ ने जिन जिन इलाकों पे अपना दबदबा या अपना कब्जा कायम कर रखा था, वहाँ पर रेलगाड़ियों के लिए जाल बिछाए गए। सामान को दूर दूर इलाकों तक ले जाने के लिए रॉ मटेरियल के साथ साथ जो फिनिश्ड गुड थे उन्हें दूर दूर तक पहुँचाने के लिए रेलगाड़ियाँ बनाई गई, बोगियों का भार कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ाया गया, ताकि व्यापार को दूर दूर तक फैलाया जा सके और सामान का लाना ले जाना सुदूर इलाकों पर भी संभव हो सके, यानी कि काफ़ी दूर दूर के इलाकों तक सामान का लाना ले जाना पॉसिबल हो सके। और इसके लिए टेक्नोलॉजी की हेल्प बहुत ही आवश्यक थी। इससे जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, इससे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों में या सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में भी इसका बहुत ज़्यादा अधिक योगदान रहा, इसका इफेक्ट रहा। मांस उत्पादों के व्यापार से इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाज़ा मिलता है। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे, जिन्हें यूरोप में लाकर ही काटा जाता था। लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे, बहुत सारे तो लंबे सफ़र में ही मर जाते थे या बीमार पड़ जाते थे, बहुतों का वजन गिर जाता था या वो खाने के लायक नहीं रह जाते थे। इसी वजह से मांस खाना यूरोप के लोगों के लिए एक बहुत ही महंगा सौदा था, यानी कि बहुत ही कॉस्टली था उनके लिए। यूरोप के गरीबों की पहुंच से बाहर था। दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादों की मांग और उत्पादन भी कम रहता था। नई तकनीकी के आने पर यह स्थिति बदल गई। पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ों को भी लंबी यात्रा पर ले जाया जा सके। तो धीरे धीरे, जैसा कि हमने पढ़ा, अमेरिका से शुरुआत में जानवरों का ही निर्यात किया जाता था यूरोप के लिए, और इन निर्यात में क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था तो जानवर मर जाते थे, वज़न कम हो जाता था, खाने लायक नहीं रह जाते थे, तो यूरोप के बाज़ारों में मांस बहुत ही ज़्यादा कीमत पर बेचा जाता था। पर बाद में जैसे ही पानी के जहाज़ में रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था कर दी गई, तो अब ज़रूरी नहीं था कि जो है पशुओं को ज़िंदा ही भेजा जाए। अब मांस भेजा जाने लगा। इसके बाद तो जानवरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, सब जगह से जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्चा कम हुआ, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। यूरोप के गरीबों को ज़्यादा विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगी। पहले उनके पास सिर्फ आलू और ब्रेड होते थे, अब उनके भोजन में मक्खन, अंडे या मांसाहारी भोजन भी शामिल हो गया। जीवन की स्थिति सुधरने लगी और देश में शांति स्थापित होने लगी, और दूसरे देश में साम्राज्यवादी मंसूबों को अब समर्थन मिलने लगे, यानी कि उनका कंट्री जो दूसरे देशों को अपना गुलाम बना रहे थे, साम्राज्यवाद फैला रहे थे,
अब उनके अपने ही कंट्री के लोग यूरोप के देश जिस तरह से पूरी दुनिया के देशों में साम्राज्यवाद फैला रहा था या उन्हें अपने कब्जे में लिया जा रहा था, यहाँ पर उनके देशों के लोगों से समर्थन मिल रहा कि हाँ हमारी कंट्री अच्छा काम कर रही है। 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में व्यापार बढ़ा और व्यापार तेजी से फैलने लगा। ये केवल फैलते व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था। हमें इस प्रक्रिया में शाह पक्ष को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का ये एक परिणाम ये हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपियों की विजय से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकीय परिवर्तन आए और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। तो बच्चे, जैसे हम देख रहे हैं कि उपनिवेशवाद के दौरान व्यापार तो बढ़ा ही, व्यापार बढ़ने के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी विकास हुआ। तो कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि सब कुछ अच्छा ही हुआ हो, कुछ गलत ना हुआ हो, कुछ कष्टदायक परिस्थितियाँ नहीं थी। तो अगर हम अफ्रीका का मैप देखते हैं तो हम अफ्रीका से समझ सकते हैं कि इन यूरोपीय ताकतों ने अफ्रीका को किस तरह से बांटा। जरा अफ्रीका के मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि वहाँ के कुछ देशों की सीमाएं तो बिल्कुल सीधी लकीर जैसी है, मानो जैसे फुट्टा लेकर खींच दिया हो। दुर्भाग्यवश यही था। अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगी प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतों ने अपने अपने इलाके बांटने के लिए प्राय इसी तरीके का सहारा लिया। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई, जिससे अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह की लकीरें खींचकर उसको आपस में बांट लिया गया। 19वीं सदी के आखिरी में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया। आइए देखिए कि उपनिवेशवाद से औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी साधनों पर क्या असर पड़ा। तो बच्चे, साथ में आपको अफ्रीका का मैप दिखा रखा है।